So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is breathing and exchange of gases. It is one of the most conceptual and one of the most easiest chapter of the human physiology unit. यानी इससे छोटा, इससे आसान, इससे मजेदार चैप्टर आपको शायद ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई देखने को मिले. इट इज 100% स्कोरिंग और आप यहां पर टोटली रिलाय कर सकते हो एनसीईआरटी के ऊपर. तो बहुत ही मजे से हम इस चैप्टर को समझेंगे. रटने की चीजें बहुत ही कम है, इक्की दुक्की कोई चीज है, कोई डेटा है जो आपको शायद रटना पड़ जाए. अदरवाइज पूरा मैकेनिज्म ओरिएंटेड टॉपिक है. और सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्पिरेशन को आप ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी में कवर कर चुके हैं. तो इस चैप्टर का जो बेसिस होता है उसमें आपको जानना पड़ता है दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं इन द प्लांट फिजियोलॉजी. यहीं से हम अपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर की भी शुरुआत करते हैं. तो हमारा बेस पहले से बना हुआ है. बट आई ऑलवेज कंसिडर कि स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में बताता हुआ आगे चलूंगा. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन लोगों को लगता है सेम चीज है और इन टर्म्स को आप लोग काफी बार इंटरचेंजेबली यूज भी कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट के अंदर भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था ये हो रहा था वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. सिमिलरली यहां पर भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके लंग्स के थ्रू होता है. Exchange of gases में there are two major processes that you need to take into account. The very first process is called as inspiration. Inspiration मतलब सांस लेना. अगर आप सांस लेंगे तो आप कौन सी गैस को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे? ऑक्सीजन को. तो आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर बुलाते हैं, यानी आप ऑक्सीजन के इनटेक को जो है यहां पर करते हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन प्रोसेस. और जब ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचता है तो काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ऑब्वियसली सप्लीमेंट करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के एंड में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है? CO2. तो आपको उस CO2 को अपनी बॉडी से बाहर भी फेंकना पड़ता है वाया एक्सपीरेशन प्रोसेस. तो एक्सपीरेशन में क्या होता है? CO2 को आप लोग बाहर फेंक देते हो, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो. तो ये जो आपका इंस्पिरेशन है जहां पर आपने ऑक्सीजन को लिया और ये जो एक्सपीरेशन है जहां पर आपने CO2 को बाहर फेंक दिया, ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो है ब्रीदिंग के अंदर आते हैं. यानी ब्रीदिंग क्या है? गैसेस का आदान प्रदान. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. यानी अब आपने ये जो ऑक्सीजन ली है अपनी बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या क्या कारनामे कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गई है तो ये ऑक्सीजन वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स, टू वैरायटी ऑफ टिश्यूज. तो ये अलग अलग टिश्यूज में चली जाएगी. अलग अलग टिश्यूज में अब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, यानी डाइजेशन वाले चैप्टर में, कि आप जो भी खाना खाते हो वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज में चला जाता है. तो इन टिश्यूज के अंदर जो खाना प्रेजेंट है, इस खाने को क्या करेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा. तो इन टिश्यूज में पहुंचकर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड करेगा कौन? ऑक्सीजन करेगा. और ये जो फूड है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम प्यार से कार्ब्स बोलते हैं. इट कुड बी प्रोटीन्स, इट कुड बी फैट्स. इनमें से अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. इनमें से कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर प्रेजेंट है आपका किसी भी ऑर्गन के अंदर तो उसके ऊपर ऑक्सीजन काम करेगा. एंड ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन कर देगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगी? मेटाबॉलिक एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी. यानी कि ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोई गैस आ रही है या फिर आपकी बॉडी के बाहर कोई गैस जा रही है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के सम को आप ब्रीदिंग बोल रहे हो, जहां पर कोई गैस आपके अंदर आएगी जैसे कि ऑक्सीजन इन केस ऑफ ह्यूमंस, और कोई गैस आपकी बॉडी से बाहर जाएगी जैसे CO2. एंड रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है. यानी ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी के अंदर आ गई, लेकिन अब करेगी क्या? राइट, उसका जो एक्चुअल प्रोपेगेटिव है वो जब पूरा होगा तो उस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन बोलेंगे. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, फैट ऑक्सीडेशन होती है, और इन सब चीजों से हमें एनर्जी मिलती है. ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर आएंगे. ओके, ये सारे प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन के अंदर आएंगे. लेकिन ब्रीदिंग का मतलब सिंपल है, आपका गैसियस एक्सचेंज. तो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ETS के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी. तो ये रेस्पिरेशन को पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पाथवेज, सारी की सारी साइकिल्स के बारे में हम जानते हैं. यहां पर हमारा मेन जो मकसद है, मेन जो पर्सपेक्टिव है, वो है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझना.
यानी हम ये तो जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और हम ये भी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है, लेकिन क्यों आती है ये हमें नहीं पता, कैसे आती है ये हमें नहीं पता। अगर एक बार आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ भी गई तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन आपकी वाया ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू तक कैसे पहुंची ये हम नहीं जानते। तो अब इसके मैकेनिज्म को हमें समझना है, यानी दिस चैप्टर इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहां पर हमें यह जानना है कि ऑक्सीजन अंदर आई तो कैसे, क्यों, और CO2 बाहर गई तो कैसे और क्यों। तो यहां पर एक पाथवे होती है आपकी बॉडी के अंदर, ओके। एक पाथवे है, समझ लीजिए आपका माउथ है, इस माउथ से आपने ऑक्सीजन को पकड़ा एंड अल्टीमेटली अपने लंग्स तक पहुंचा दिया। आपने यहां पर इस ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक पहुंचा दिया। अब जो लंग्स हैं ये आपके ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे कहां तक, आपके सारे के सारे टिश्यूज तक। ये आपके ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे सारे के सारे टिश्यूज तक, क्योंकि टिश्यूज के अंदर खाना प्रेजेंट है, उस खाने को ऑक्सीडाइज करके आपको एनर्जी निकालनी है। तो ऑक्सीजन जब टिश्यूज तक पहुंचेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन होंगे। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी आपके कार्बोहाइड्रेट की, तब हमने क्या देखा था कि जो C6H12O6 था, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, जो ग्लूकोज था, जब आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन रहा था एट द एंड ऑफ द डे, आपका वाटर बन रहा था, आपका CO2 बन रहा था, एंड साथ में आपकी ATP यानी एनर्जी बन रही थी। तो ये जो CO2 बना है ये आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक है। तो आपको क्या करना है, इस टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करना है। और आप इसको रिमूव कैसे करोगे मेरे दोस्त, आप इसको रिमूव करने के लिए इसे लंग्स तक पहुंचा दोगे। तो यहां पर जो CO2 बना वो लंग्स तक पहुंच गया, और लंग्स से आपके माउथ तक CO2 चला गया, एंड अल्टीमेटली CO2 आपका बाहर हो गया बॉडी से। ये पूरी की पूरी पाथवे है जो कि आपको देखनी है। दिस इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ द होल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है खाने को तोड़ने के लिए, तो आप सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेंगे, और आपकी बॉडी में अगर कोई कचरा बना है, कोई अगर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बना है विच इज टॉक्सिक फॉर यू, तो वो आपको बाहर भी फेंकना पड़ेगा, तो CO2 का आप बाहर फेंक दोगे। लेकिन कैसे, वो इस चैप्टर का मेन मोटो है, उसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में हमें बातें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल। तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल दैट रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। यानी आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी आती है, जो भी ATP आती है, वो तब आती है जब आप अपने खाए हुए फूड को ऑक्सीडाइज कर लेते हो। अब वो फूड अलग अलग हो सकता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, और अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ने पर अलग अलग एनर्जी मिलती है। जब डाइजेशन चैप्टर हमने पढ़ा था जस्ट इससे पहले, तो लास्ट आर्टिकल था NCERT में कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि फैट से ज्यादा एनर्जी निकलती है, प्रोटीन से थोड़ी कम, फिर कार्बोहाइड्रेट की लगभग प्रोटीन के इक्विवेलेंट ही थी। तो जब आप अलग अलग चीजों को तोड़ोगे तो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन, जहां पर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो खाने की। लेकिन ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग का मतलब यह है CO2 और O2 का आदान प्रदान। तो यहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, एंड यहां पर क्या है, CO2 आपका एक्सचेंज हो रहा है, यानी बॉडी से आप CO2 बाहर फेंक दे रहे हो, बिकॉज आपके सेल्स के अंदर एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट CO2 बना था। तो ऑक्सीजन इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली चाहिए रहता है, क्योंकि आपको फूड को कंटिन्यूअसली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और CO2 आपको कंटिन्यूअसली अपने बाहर फेंकते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बॉडी में अगर CO2 ज्यादा है तो आपको इसके मिस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाएंगे। हेमोग्लोबिन नाम के एक पिगमेंट का नाम आपने पक्का ही सुना होगा। ये जो हेमोग्लोबिन है ये आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, राइट। एंड दिस हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये वो गाड़ी है, हेमोग्लोबिन वो गाड़ी है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाएगी ब्लड के थ्रू, कहां से, लंग्स से आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि आपके लंग्स में अगर ऑक्सीजन आ गई है तो उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना पड़ेगा। हजारों ऑर्गन्स हैं, हजारों टाइप के टिश्यूज है आपकी बॉडी के अंदर, सब में ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह तक जाएंगे। अगर यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका CO2 के साथ हीमोग्लोबिन ज्यादा एफिनिटी शो करता है। यह हमेशा याद रखना है कि CO2 के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है, यानी अगर हीमोग्लोबिन को मौका मिले
कि आपको बाइंड करना है ऑक्सीजन के साथ या CO2 के साथ और दोनों बराबर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, तो हीमोग्लोबिन हमेशा CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी से CO2 को रिमूव करना पड़ता है। देयरफॉर CO2 नीड टू बी रिमूव्ड, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में CO2 पड़ा रहा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के अगर CO2 अटैच हो गया तो ऑक्सीजन नहीं अटैच हो पाएगा। एक गाड़ी है जिसमें 4 सीटें हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 सीटें होती हैं, तो या तो वो 4 ऑक्सीजन को बैठा लेगा तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर वहीं पर आपका CO2 आकर बैठ जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो गई ना, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि CO2 जगह घेर के बैठ गया है। इसलिए आपको CO2 को बाहर भी निकालना पड़ता है। इट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। दैट्स वाई आपको एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस मैकेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टोटली डिपेंड ऑन द हैबिटेट। यानी अलग अलग ऑर्गन्स में, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन और देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज एज वेल। तो उनकी हैबिटेट पर डिपेंड करता है। समझ लो कोई मछली है, उसको आप लंग्स दे दो तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पानी के अंदर सर्वाइव करना चाहती है। लंग्स इज एन टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। लंग्स उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो जमीन के ऊपर सर्वाइव करना चाहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि आपका कोई रेप्टाइल है जो कि जमीन के ऊपर रहता है ज्यादातर वक्त, या फिर कोई आपका बर्ड है, उनमें आप देखोगे तो आपको लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिशेस की बात करो तो वहां पर गिल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलेंगे, एज वेल एज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये चीजें डिपेंड करती है। समझ लो कोई बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पॉरीफेरा। तो आप पॉरीफेरा में तो आप लंग का एग्जांपल नहीं ले पाओगे भाई, जिस बंदे में खुद ही 4-5 ही सेल हैं या 10-12 सेल हैं या हजारों सेल हैं, जितने भी सेल हैं डजंट मैटर, लेकिन उसमें ऑर्गन नहीं है कोई, बिकॉज इट इज नॉट पोजेसिंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कोई ऑर्गन नहीं है, उसमें कोई टिश्यू नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं। तो आप ये थोड़ी बोल पाओगे कि उसके अंदर गिल्स हैं, उसके अंदर लंग्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स तो हो ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज कैविटी होगी रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बिकॉज हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप एक सिंपलिस्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करो या एक एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात करो। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो जो सेल्स है या जो ऑर्गन्स हैं वो भी सिंपल रहेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और अगर आप एक एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात करो तो जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो भी एडवांस हो जाएंगे, वो भी आपके एक शूट कर जाएंगे बेहतरी की तरफ। बिकॉज जैसे जैसे आप लोग अडेप्ट करते गए हो, जैसे जैसे इवोल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, हमने मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को प्रमोट किया है, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को प्रमोट किया है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाए। जनरल बॉडी सरफेस। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ चुनिंदा सेल्स ही प्रेजेंट हैं, तो उनकी सिर्फ बॉडी सरफेस से ही आपकी गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसे आप करा सकते हैं, आसानी से उसे अंजाम दे सकते हैं। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट, यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि स्पंजेस, जो कि सबसे आपकी पिछड़ी हुई फाइलम थी जिसे आप पॉरीफेरा भी कह रहे थे, जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो अब अगर इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऑर्गन सिस्टम तो प्रेजेंट होगा नहीं, जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज होगा। सीलेंट्रेटा। अब सीलेंट्रेटा और जो टीनोफोर थे, इनमें भी आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी यहां पर भी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी नॉर्मली अपनी बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज करेंगे। फ्लैट वॉर्म्स। अब नाम क्या है? फ्लैट वॉर्म्स। तो फ्लैट वॉर्म्स जिनको आप प्लेटी हेलमिंथ भी कहते हो, ये जो फ्लैट वॉर्म्स है मेरे दोस्त, इनका नाम ही फ्लैट है, या इतने पतले होते हैं कि इनकी बॉडी सरफेस जो है उसके थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज का प्रोटोकॉल आप पूरा कर सकते हो। तो ये होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। स्किन के थ्रू भी आपकी रेस्पिरेशन हो सकती है, या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल, ओके, यानी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हो, यानी स्किन के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन। तो स्किन अगर आपकी यहां पर मौजूद है तो इसका मॉइस्ट और वस्कुलर होना जरूरी है, यानी इसमें सप्लाई हो कि आपने अगर ऑक्सीजन लिया है तो वो झटपट ब्लड तक पहुंच जाए, आपने अगर CO2 दिया है तो वो झटपट आपका ब्लड से स्किन के थ्रू होकर बाहर चला जाए। तो मॉइस्ट यानी गिलगिली सी यहां पर स्किन होनी चाहिए, थोड़ी वाटरी सी स्किन होनी चाहिए, एज वेल एज यहां पर वस्कुलर सप्लाई यानी ब्लड कनेक्शन भी अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देखते हो तो उनकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट और बहुत ही गीली गीली सी उनकी बॉडी होती है। लीच की अगर आप बात करोगे तो ये दोनों एनालिड्स हैं।
एम्फीबियन की अगर आप बात करोगे, एम्फीबियन जो कि जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या है, एम्फी वर्ड आया है। एम्फी का मतलब ये होता है ड्यूअल, यानी दोनों प्रकार की जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। तो एम्फीबियंस कुछ लैंड पे भी रहेंगे, तो उनके अंदर आपको टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन वाले ऑर्गन्स यानी कि लंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रॉग जो है, जैसे आप देखते हैं, इसकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है, तो वो स्किन के थ्रू भी कर सकता है रेस्पिरेशन, और यहां पर लंग्स भी मौजूद हो सकते हैं अगर वो प्रॉपरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, एक ऐसे सिस्टम में प्रेजेंट है जहां पर टोटली आपका सूखा सूखा एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर वो लंग का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन यहां पर रहते हैं। ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकिया का आपने नाम सुना था, एज वेल एज स्पाइरेकल्स का आपने नाम सुना था, कहां, इंसेक्ट के केस में, जब हमने कॉकरोच को पढ़ा था इन द चैप्टर 7th ऑफ 11th क्लास। तो यहां पर इंसेक्ट्स जो हैं, या फिर बाकी जो आपके रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स है, जैसे सेंटिपिड है, मिलिपिड है, स्पाइडर है जो कि एरेक्निडा का मेंबर है, इन सब में, यानी अगर कॉमनली एक शब्द बोलूं तो इंसेक्ट्स के अंदर आपको ये ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। यहां पर आपके स्पाइरेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स के बारे में हमने बात की थी कॉकरोच के अंदर। गिल्स, अब गिल्स क्या है, गिल्स आपकी ब्रैकियल रेस्पिरेशन कराएंगी। गिल्स आपके वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। तो जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, अब आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट इसके अंदर आ गए, तो इंसेक्ट अगर धरती पर मौजूद है तो ट्रैकिया प्रेजेंट रहेगा उनके अंदर, राइट, ट्रैकियल ट्यूब। लेकिन अगर वो एक्वेटिक है, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको मार्क करना है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मॉलस्क से के अंदर जो है आपकी गिल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो फिशेज है, सिंस दे आर प्रॉपर्ली एक्वेटिक, तो ये इनके अंदर भी आपको गिल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टैडपोल, प्रॉन, इन सब में आपको गिल्स देखने को मिलती हैं। लंग्स जो कि आपके टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लैंड वाले ऑर्गेनिज्म के लिए लंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी आपको टर्म देखने को मिल सकती है। मोस्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपके लंग्स को कैरी करते हैं। जैसे फिशेस तो हैं वो आपके एक्वेटिक रहते हैं, तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगी। लेकिन उसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, जो लैंड वाले एम्फीबियन हैं, उनके अंदर आपका देखने को मिल जाएगा हमें लंग। इसके अलावा आपका जो रेप्टाइल है उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। एव जो है यानी बर्ड्स, उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड मैमल्स के अंदर तो ये होता ही होता है। तो यहाँ पर मैमल्स यानी हम जैसे लोगों के अंदर तो लंग्स होते ही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेबल, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। जनरल बॉडी सरफेस मतलब लोअर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद यूजुअली नहीं करना है, क्योंकि जो फ्लैटवॉर्म्स होंगे जिनमें सेल्यूलर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहीं पर ये देखने को मिलेगा। मॉइस्ट स्किन में आप याद कर सकते हो एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग, ये आपसे पूछा जाता है। ट्रैकियल ट्यूब्स में आपको सेंटिपिड और मिलिपिड याद करने हैं, ये मैंने अलग से ऐड किया है, आप स्पाइडर भी याद कर सकते हो। आते वैसे आर्थ्रोपोडा में ही है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा में, तो आपको डायरेक्टली भी याद करना है तो आप कर सकते हो। गिल्स में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉलस्क, ओके, तो मॉलस्क के सारे एग्जांपल गिल्स में आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। लंग्स में मोस्ट वर्टिब्रेट्स, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो एक दो टर्म्स मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं हाईलाइटर से, वो आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। बची हुई चीजें यू कैन रिलेट फ्रॉम द एनिमल किंगडम चैप्टर, तो आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो बची हुई चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं और पूरी की पूरी पाथवे को जान लेते हैं कि हम किस प्रकार से सांस लेते हैं, और वो सांस जो हमने ली है, जो एयर हमने इनहेल करी है, वो कहां तक पहुंची। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट हैं। पहला तो आपका एयर ट्रैक्ट, जिसको आप एयर पैसेज बोलते हो, यानी जहां से आपका हवा का आदान प्रदान होगा, और दूसरा जो मंजिल है यानी कि लंग्स, जहां तक आपकी गैस फाइनली पहुंचेगी। तो ये आपके लंग्स हैं। ये वाला आपका राइट लंग है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, एंड ये आपका लेफ्ट लंग है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू क्रैक फ्रॉम दिस डायग्राम इज कि जो राइट लंग है इसमें तीन लोब आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका सुपीरियर लोब होता है जो आपका ऊपर की साइड है, दिस इज फर्स्ट लोब। एक आपका मीडियन लोब है जो बीच में होता है, दिस इज सेकंड लोब। और एक आपका इंफीरियर लोब होता है जो कि यहां दिखाई दे रहा है, थर्ड लोब। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक आपका सुपीरियर लोब है और एक आपका इंफीरियर लोब है, यानी यहां पर सिर्फ दो चैम्बर्स ही प्रेजेंट हैं लंग के अंदर। और कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप बता दीजिएगा कि यहां पर आपका कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, ओके। कि लेफ्ट साइड में सिर्फ दो चैम्बर क्यों, क्योंकि ये लंग जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि यहां पर आपको कार्डियक नॉच देखने को मिल रहा है। कार्डियक नॉच का मतलब ये है कि हार्ट आपका यहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हार्ट आपका यहां पर एसोसिएटेड है लेफ्ट लंग के साथ,
तो इसकी थोड़ी सी जगह हार्ट को देनी पड़ेगी इसे। तो यहां पर देखो कोई डिप्रेशन नहीं है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको हल्का सा यहां पर डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो जगह कम है तो 2 ही लोब्स बन पाए, लेकिन दूसरे वाले में जगह भरपूर है तो 3 लोब्स बन गए। तो कंसेप्चुअली याद करोगे तो हर चीज याद रहेगी, अदरवाइज लेफ्ट में 3 थे या राइट में 3 थे, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। याद कैसे करना है, लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो आपके लंग को थोड़ी सी अपनी पोजीशन को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, थोड़े से अपने स्पेस को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो 2 ही चैम्बर बन पाते हैं। लेकिन दूसरी साइड में जगह है खूब, तो 3 चैम्बर्स वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप जब सांस लेते हो तो आप माउथ से भी सांस ले सकते हो, यानी अपने मुंह से भी, एज वेल एज आप नाक से भी सांस ले सकते हो, यहां से वाया नॉस्ट्रिल भी आप सांस ले सकते हो। उसके बाद जो है चाहे आप नाक से सांस लो चाहे मुंह से, आप जो है नेजल चैम्बर में पहुंच जाओ, राइट। उसके बाद आपका वही जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला खेल था, फेरिंग्स विच इज अ कॉमन ओपनिंग, क्योंकि फेरिंग्स को हम क्या कह रहे थे, ये आपकी कॉमन ओपनिंग थी फॉर फूड एंड एयर। तो अगर कॉमन ओपनिंग थी तो आप इसे रेस्पिरेशन में भी तो पढ़ोगे ना। तो आपका जो सांस लेने के बाद कंटेंट है, जो एयर का कंटेंट है, वो कहां पहुंच जाएगा, वो नेजल चैम्बर से सीधा फेरिंग्स में पहुंच जाएगा। लेकिन फेरिंग्स के बाद अब ये ईसोफेगस में नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेकिया इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां पर आपको ईसोफेगस इस पूरे के पूरे डायग्राम में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमें अब डाइजेस्टिव सिस्टम ना पढ़ते हुए क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है। सो ईसोफेगस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायग्राम, इट वाज read by us in the digestive system chapter. Here we would be focusing on trachea, जो कि आपका मेन पैसेज है। तो यहां पर आपकी हवा पहुंच गई इस ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया में पहुंच जाने के बाद ये ट्रेकिया जो है लगभग आपका 5th थोरेसिक यानी T5 लेवल पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, और क्या बना लेता है, ये ब्रोंकाई बना लेता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो ट्रेकिया था ये 5th थोरेसिक लेवल पे आकर के क्या बना लेता है, T5 के पास आकर के आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेता है। 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, इस प्रकार से डाइवर्जन यहां पर हमें देखने को मिली। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है आगे चल के सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स बनाएगी, एंड आपका इस लंग्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। एंड जो राइट वाला पार्ट है वो भी सेम चीजें बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या बना लेगा, राइट लंग कंप्लीटली बना लेगा। ओके तो ये जो आपका लंग्स का सिस्टम रहता है, इट इज टोटली पैक्ड। ये जो लंग्स है हमारे, दे आर टोटली पैक्ड इन एन एयर टाइट चैम्बर। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन के जो लंग्स हैं दे आर पैक्ड एज एयर टाइट चैम्बर, यानी एक एयर टाइट चैम्बर में इन्हें पैक कर दिया जाता है। इसके चारों ओर एक बढ़िया कवरिंग है। तो अगर एयर टाइट चैम्बर है तो आपका ऊपर नीचे किसी भी साइड में कोई भी स्पेस नहीं दिखना चाहिए। तो जब आप पीछे की बात करते हो तो लंग जो है ये पीछे से कहां कवर्ड है, डोर्सल साइड पे किससे कवर्ड है, डोर्सल साइड में अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है ना आपका, तो डोर्सल साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है। तो पीछे से इसको किसने घेर लिया, वर्टिब्रल कॉलम ने, जो कि इन लंग्स को पीछे की साइड नहीं मूव होने दे रहा। वेंट्रल साइड की यानी सामने वाली साइड की अगर आप बात करें तो वेंट्रल साइड में किसने घेर लिया है लंग्स को, वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम ने घेर लिया है। वेंट्रल साइड में आपकी ये वाली जो हड्डी है स्टर्नम, जहां पे आके आपके रिब्स अटैच हो रहे हैं, ये जो स्टर्नम है इसने वेंट्रल साइड से लंग्स को घेर दिया है कि आपके लंग्स अब और आगे नहीं आ सकते। इसके आगे एक रिजिड जो है बाउंड्री लग चुकी है ऑफ स्टर्नम। सिमिलरली पीछे आपकी डोर्सल साइड में रिजिड बाउंड्री लग चुकी है वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में क्या है, अब आपकी रिब केज प्रेजेंट है, जो कि इसको अपने से बाहर नहीं जाने देगी। इस रिब केज के अंदर प्रेजेंट है ना लंग्स, तो ये आपके कट एंड्स हैं रिब केज के, राइट, ये आपके कट एंड्स हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रिब्स के कट एंड्स हैं जो कि इन लंग्स को और बाहर नहीं जाने देंगे। तो लेटरल साइड में यानी उसके बाद लेटरली इसको रिब केज ने घेर लिया है, और आपका नीचे की साइड से यानी लोअर साइड से किसने घेर लिया है, लोअर साइड पे आपका डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है। ओके डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है, ये वाला जो डायफ्राम है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो डोम शेप डायफ्राम है इसने नीचे से घेर लिया है लंग्स को कि भाई मैं तुम्हें अब नीचे भी नहीं जाने दूंगा। तो अगर आपका डायफ्राम इसे नीचे भी नहीं जाने दे रहा तो ये चारों तरफ से एकदम एयर टाइट हो गया, क्योंकि ऊपर तो देखो यार स्पेस कम है, ऊपर तो इतनी सी जगह है। अब इतना बड़ा लंग जो है इतने छोटे से ट्रैकिया में से तो बाहर निकल नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है कि कभी तुमने जोर से खांसा और तुम्हारे फेफड़े मुंह से बाहर आके गिर गए, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऊपर की जो
कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस है ये काफी कम है, जबकि लंग्स आपके बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऊपर से तो वैसे जाने का कोई स्कोप नहीं है, राइट। सामने से स्टर्नम ने घेर लिया है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने घेर लिया है, साइड से आपका रिब केज ने घेर लिया है, और नीचे से आपका डोम शेप डायफ्राम ने घेर लिया है। यानी जो लंग है ये आपके एयर टाइट हो चुके हैं। अब इसको जो है आप लोग ज्यादा हिला नहीं सकते, ये आपके फुल्ली पैक्ड है बहुत बढ़िया तरीके से। इस प्रकार की अरेंजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर चलते हैं लंग्स के थोड़ा, और समझते हैं कि इसकी ओवरऑल अपीयरेंस और ओवरऑल काम किस हिसाब का होता है। नाउ लंग में दो प्रकार के आपके पार्ट्स देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द कंडक्शन पार्ट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सचेंज पार्ट। यानी एक पार्ट ऐसा है जो कि आपके लंग्स से यानी लंग्स तक आपका हवा लेकर के आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट। नाम ही कंडक्टिंग पार्ट है, सो इट विल बी कंडक्टिंग द एयर, इट विल बी कंडक्टिंग द एयर। ये आपने जो सांस ली है उसको पहुंचाएगा फाइनल एक्सचेंज वाले इलाके तक। एंड जो एक्सचेंज पार्ट है ये क्या करेगा, O2 दे देगा इनटू ब्लड, जिससे कि ब्लड के थ्रू वो अलग अलग टिश्यूज में जा सके, और CO2 ले लेगा फ्रॉम ब्लड। यानी यहां पर एक्चुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज पार्ट रहता है इसमें सिर्फ दो चीजें हैं मेरे दोस्त, जो आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, एक तो वो, और एक इस एल्वियोलाई की डक्ट। सिर्फ ये दो पार्ट आपके एक्सचेंज वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका एल्वियोलाई है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपका बहुत ही थिन मेम्ब्रेन वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इररेगुलर बाउंड्रीज की होती है। जब आप सांस लेते हैं तो इनमें हवा भर जाती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक बैलून की मेम्ब्रेन जैसे बहुत पतली होती है ना, राइट, यहां पर एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन भी काफी पतली होती है, तो वो आपकी ब्लड को जो ऑक्सीजन आपने लिया है वो सप्लाई कर देती है, और ब्लड जो लेकर आया होता है CO2 उसे अपने अंदर भी ले लेती है। तो जो एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई की जो डक्ट है, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, ये आपकी राइट, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई जो है ये सिर्फ आपका एक्सचेंज पार्ट में आता है, सिर्फ ये आपका एक्सचेंज पार्ट में आएगा। बची हुई सारी की सारी जो चीजें आप पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, बची हुई सारी की सारी चीजें आपकी कंडक्टिंग पार्ट में। एक्सचेंज कहां पर होता है, सिर्फ एल्वियोलाई में और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई में। सिंपल तरीके से याद करो। इसके अलावा आप जो भी देखेंगे कि आपने मुंह से सांस लिया, नाक से सांस ली, उसके बाद आपका नॉस्ट्रिल, देन उसके बाद आप लोग फेरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया तक पहुंचे, उसके बाद देन आप प्राइमरी ब्रोंकाई बनाए, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाए, टर्शरी ब्रोंकाई बनाए, ब्रोंक्यूल्स बनाए, ये सारी की सारी चीजें कंडक्टिंग पार्ट में आएंगी। एंड में जो आपकी डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई है, सिर्फ ये आपकी क्या है, एक्सचेंज पार्ट में आएंगे। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करती है, इट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई तक एयर पहुंचाती है। तो इसका मतलब एल्वियोलाई कंडक्टिंग पार्ट नहीं है, उस तक हमें पहुंचाना है। तो वहां तक जो पाइप लेके आ रहा है ऑक्सीजन को, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट। एल्वियोलाई इज नॉट इटसेल्फ द कंडक्टिंग पार्ट। इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रैकियल लाइनिंग होती है, इस पे क्या लगे रहते हैं, इस पे आपके सिलिया भी लगे रहते हैं। तो वो जो सिलिया है, वो अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ चुका है तो उनको अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या करते हैं, आपके ट्रेकिया में ऊपर की साइड पुश करने लगते हैं। एंड अल्टीमेटली ये आपके ट्रेकियल लाइनिंग या लेजर लाइनिंग को इरिटेट करने लग जाते हैं वो पार्टिकल्स, जिस वजह से आपको स्नीजिंग आ जाती है, आप बहुत जोर से छींकते हैं और आपकी बॉडी से वो जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पैथोजन है, अगर वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस गया है, तो सिलिया के थ्रू कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके, जैसे आप झाड़ू मारते हो ना, झाड़ू मार के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कचड़े को ले जाते हो, इसी प्रकार से सिलिया झाड़ू मारते हैं, फ्लैटरिंग मूवमेंट करते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो एक तरफ कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करता है और आपकी लाइनिंग्स को इरिटेट करने लगता है, जिस वजह से आपको छींक आ जाती है और पार्टिकल बाहर निकल जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट इज दैट इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। यानी जो एयर है इसको ह्यूमिडिफाई करता है, इसको मॉइस्ट बनाता है, एज वेल एज टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी बॉडी को किसी फ्लक्चुएशन का सामना ना करना पड़े। जो भी एयर आती है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करता है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर लेके आता है। तो कंडक्टिंग पार्ट के 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कंडक्टिंग पार्ट है तो पहला तो कंडक्शन करेगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंकने का काम करेगा। तीसरा, एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा और ह्यूमिडिफाई भी करेगा। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहां तक जब तक एल्वियोलाई ना आ जाए और एल्वियोलाई की डक्ट ना आ जाए, वहां तक जो भी पार्ट है वो सारा का सारा आपका क्या पार्ट है,
कंडक्टिंग पार्ट है। और ये जो डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एंड में एल्वियोलाई है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सचेंज पार्ट। ओके, सो नाउ पूरे के पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करो कि यहां पर हुआ क्या। यहां पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब ये जो नॉस्ट्रिल है, ये जो नाक के छेद आपको दिखाई दे रहे हैं जस्ट अबव द अपर लिप, जस्ट अबव द अपर लिप, ये आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपने सांस खींची और वो नेजल पैसेज के थ्रू होती हुई, यानी आपके नाक का जो ये पैसेज है जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, उस नेजल पैसेज के थ्रू होते हुए, जैसे ये अगर आपका देखो लेजर पॉइंटर ले लेते हैं, ये अगर आपका यहां पर नॉस्ट्रिल है तो इसके बाद ये आपका नेजल पैसेज है जो कि आपको नेजल चैम्बर तक पहुंचा देगा। तो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी तक जो कि आपके अंदर के साइड है वहां तक आपके एयर को पहुंचा देगा। उसके बाद आप कहां पहुंचे, उसके बाद आप पहुंचे टू द नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स ग्लॉटिस से होता हुआ लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में पहुंचेगा। लैरिंग्स आप किसे कहते हैं, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसको आप साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी ये जो साउंड प्रोडक्शन वाला इलाका है इसके थ्रू आपका ट्रेकिया में पहुंचा देगा गैसेस को, यानी ट्रेकियल पार्ट में पहुंचा देगा नेजोफेरिंक्स के थ्रू होता हुआ। यानी नाक से आपने सांस ली, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्योंकि आपको एक्सटर्नली दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपका नेजल पैसेज से होता हुआ ये नेजल चैम्बर में पहुंचा। नेजल चैम्बर के बाद आपका फेरिंग्स रीजन आ गया, देन आपका ग्लॉटिस जो कि एपिग्लॉटिस के नीचे प्रेजेंट था, राइट। तो हमने क्या बताया था कि एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है, एपिग्लॉटिस आपके खाने को ट्रेकिया में नहीं आने देता, ईसोफेगस की ओर डायरेक्ट कर देता है। तो वो जो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था वो ग्लॉटिस के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है। तो ग्लॉटिस जो है किसका पार्ट हुआ, ये आपका इसका पार्ट हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ, ओके, विच इज प्रेजेंट बिलो एपिग्लॉटिस। क्योंकि एपिग्लॉटिस का नाम ही क्या है, एपी का मतलब ऊपर एंड ग्लॉटिस इज द ग्लॉटिस इटसेल्फ, तो ये ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो एपिग्लॉटिस के नीचे क्या होगा, ग्लॉटिस, एज सिंपल एज दैट। तो साउंड बॉक्स से होते हुए उसके बाद ट्रेकिया तक आपकी हवा चली गई। फिर ट्रेकिया जो है इसने अपने आप को फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट में दो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था। यानी एट द लेवल ऑफ T5, एट द लेवल ऑफ T5 ये जो ट्रेकिया है इसने अपने आप को प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर लिया था। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर और डिवाइड करती है एक पेड़ के जाल की तरह, जैसे कि यहां पर आपको देखो प्राइमरी ब्रोंकाई देखने को मिली, ओके। सो दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकस जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पे लिखा भी हुआ है प्राइमरी ब्रोंकस। देन ये प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करते हैं इस हिसाब से, एक पेड़ की डाली के हिसाब से, एंड ये क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस बना लेते हैं। एंड फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करते हैं एंड बना लेते हैं आपका टर्शरी ब्रोंकस। एंड उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करते हैं एंड बना लेते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स। तो ये जो एंड में आपको देखने को मिलते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये एंड में क्या करते हैं, एल्वियोलाई का डक्ट और एल्वियोलाई बना लेते हैं। तो सबसे एंड में आपको एल्वियोलाई देखने को मिल जाती है और एल्वियोलाई की डक्ट देखने को मिल जाती है। दिस इज द एक्चुअल ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर एक्चुअल में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बनी, टर्शरी ब्रोंकाई बनी, एंड देन आपके ब्रोंकियोल्स बने, एंड देन आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बने, जिसके बाद आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई आपको देखने को मिली। काफी ज्यादा ही डिफरेंशिएशन का ग्रेड आपको यहां पर देखने को मिलता है, काफी ज्यादा ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपको आपका लंग देखने को मिलेगा अगर आप कभी खोल के देखोगे तो, ओके। इतनी ज्यादा ब्रांचिंग आपको नहीं दिखेगी ऑब्वियसली बिकॉज यू कांट ओपन योर लंग्स टू दिस एक्सटेंट, लेकिन हाँ ये जो ब्रांचिंग है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इससे भी ज्यादा रॉबस्ट ब्रांचिंग आपको अपने लंग्स में देखने को मिल सकती है, ओके। तो यहां पर एक बार हम अपने हाथ से कुछ क्रिटिकल चीजें बना करके देखते हैं, ऑलराइट। सो यहां पर ये आपका ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आया एंड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई ऑफ बोथ एज, राइट, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आप इसे बोल सकते हो। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये फर्दर आपकी डिवाइड होगी ऑब्वियसली अलग अलग पार्ट्स में। तो इन्होंने क्या बना लिया है, इन्होंने सेकेंडरी ब्रोंकाई बना ली, इन्होंने सेकेंडरी ब्रोंकाई बना ली।
सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाने के बाद इन्होंने क्या बना लिए हैं, टर्शरी ब्रोंकाई बना लिए। इसी प्रकार से डिवीजन होता रहेगा। एंड टर्शरी ब्रोंकाई इन्होंने बना लिए। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो है इन्होंने यहां पर क्या बना लिए हैं, ब्रोंक्यूल्स बना लिए। एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद फर्दर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना लिए। सो दे आर ब्रोंक्यूल्स। एक ही दिखा रहा हूं मैं क्योंकि अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम। दीज आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एकदम कोने में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड यहां पर आपका एक्सचेंज पार्ट आपको दिखाई देता है, यानी ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है क्या बनाते हैं, ये डक्ट ऑफ एल्वियोलाई बनाते हैं, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई बनाते हैं। एंड एंड में क्या है, यहां पर एल्वियोलाई बन जाएगी। इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलता है कि आपका ट्रेकिया जब डिवाइड हुआ तो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाया, फिर टर्शरी ब्रोंकाई बनाया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना सकता है, इतना दिखाया नहीं जाता किसी भी बुक में। एंड अल्टीमेटली आपका डक्ट ऑफ एल्वियोलाई या एल्वियोलाई बन जाता है। डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई जो है ये आपका एक्सचेंज पार्ट कहलाता है। मेन जो एक्सचेंज है वो यहीं पर होता है, लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के, यानी ऊपर का जो भी पार्ट था और यहां तक जो मैंने व्हाइट से बनाया है, ये जो व्हाइट कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज इट, इट इज द मेन कंडक्टिंग पार्ट, इट इज द मेन कंडक्टिंग पार्ट। तो इसको आप कंडक्शन वाला पार्ट बोलते हो, जबकि नीचे जो मैंने बनाया है एल्वियोलाई और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई वो आपका एक्सचेंज पार्ट कहलाता है। इन दो पार्ट्स में आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन, यही हमें देखनी थी। अब देखो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल थे ना, ये आपके काफी सारे थिन वस्कुलराइज्ड एल्वियोलाई को गिव राइज करते हैं। यानी यहां पर आपका एंड में क्या बन जाएगा, यहां पर एंड में अगर आप देखेंगे तो आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल से काफी सारे एल्वियोलाई निकल सकते हैं इस प्रकार के। तो एल्वियोलाई की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये तो एक तो इररेगुलरली वॉल्ड होते हैं, यानी इनकी कोई यूनिफॉर्म वॉल नहीं रहती, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी वॉल रहती है। सेकंड, इनकी मेम्ब्रेन काफी पतली रहती है, मेम्ब्रेन इज थिन। मेम्ब्रेन थिन होने के साथ क्या होती है, मेम्ब्रेन इज वस्कुलराइज्ड, क्योंकि वस्कुलराइज्ड जब रहेगी, इसके अंदर ब्लड कनेक्शन जब प्रोवाइड रहेगा, जब इसके अंदर ब्लड कनेक्शन प्रोवाइड रहेगा तभी तो ब्लड के साथ ये करेगी ना एक्सचेंज का काम। समझ लो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर अगर आसपास थोड़ा सा ब्लड वेसल का घेरा प्रेजेंट है तभी ऑक्सीजन उसमें जा पाएगा इस पतली मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड यहाँ से जो CO2 है वो एल्वियोलाई के अंदर आ पाएगा इसी पतली मेम्ब्रेन के थ्रू। तो मेम्ब्रेन का थिन होना जरूरी है, वस्कुलराइज होना जरूरी है, इसी वजह से यहाँ पर एक्सचेंज हो पाता है। अगर थिन या वस्कुलर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई भी एक्सचेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो एंड में आपको एल्वियोलाई देखने को मिल जाता है। नाउ एयर पैसेजेस की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना जरूरी हो जाता है, जैसे कि लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स था जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहां पर आपको एक वर्ड समझना है बस कि ये कार्टिलेज का बॉक्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप खाने को गटकते हो तो कहीं खाना आपका ट्रेकिया में ना चला जाए, उसके लिए आपका एपिग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, विच इज थिन इलास्टिक कार्टिलेज। तो थिन इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप यानी ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है जो कि फूड को लैरिंग्स में नहीं जाने देता, जो कि फूड को ट्रेकिया में नहीं आने देता, वो आपका फूड को इसोफेगस की साइड ढकेल देता है। तो ट्रेकिया जो है ये आपका मिड थोरेसिक कैविटी तक आपका प्रेजेंट रहता है, लेकिन मिड थोरेसिक कैविटी तक आने के बाद ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है। तो 5T का मतलब है फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट तक आने के बाद आपकी जो बॉडी है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, जैसे कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो यहां पर जो आपकी वर्टिब्रा है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर आकर, यानी इस लेवल पर कहीं आकर आपके जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इन द प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसे हम कह रहे थे। तो ये सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएंगे, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड देन आपके एल्वियोलाई में ओपन हो जाएंगे। लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट यहां पर ये है, जो बात आपको पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज कि यहां पर
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो जस्ट नए नए बने हैं, इन पर एक इनकम्प्लीट कार्टिलेज की हाफ रिंग लगी रहती है, यानी ऐसी कोई सी शेप रिंग लगी रहती है, जिससे कि आपके ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई हैं, ये कोलैप्स ना हो जाएं, तो इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। क्योंकि ये क्या है, पाइप ही तो हैं, ये पतले पतले पाइप्स हैं, तो इनको इस प्रकार की रिंग्स की जरूरत रहती है। यहां पर आप देखो, यहां पर आपकी कार्टिलेज की छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट है। अगर ये रिंग नहीं रहेंगी तो इस पाइप को सपोर्ट कौन करेगा, आपका पाइप जो है फट जाएगा। तो यहां पर जो है इनकम्प्लीट रिंग्स आपको देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट रिंग्स आपको देखने को मिलती है। ये एपिग्लॉटिस है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और फूड को डायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस, जिससे कि फूड जो है इस लेरिंग्स वाले रीजन में ना आ पाए। ओके, तो ये जो आपकी सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स हैं, कहां कहां, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक देखने को मिली, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ब्रांचिंग नेटवर्क है आपका ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का एंड एल्वियोलाई का, ये लंग्स बनाते हैं, क्योंकि उससे पहले आपके लंग्स के अंदर एंट्री नहीं हुई थी। ट्रैकिया तो आपका बाहर प्रेजेंट है लंग्स से, उसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन्होंने डिवाइड कर करके क्या बनाया है, लंग्स को बनाया है। यहां पर देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट था, ये आपका ट्रेकिया, ये तो आउट ऑफ लंग्स है, लंग्स तो यहां पे स्टार्ट हुए ना भाई। तो यहां पर क्या है, जो प्राइमरी ब्रोंकाई था ये घुसा लंग्स के अंदर, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन आपके एल्वियोलाई वगैरह, ये यहां पर आपको देखने को मिले। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो कि प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड कर रहा है तो बाकी जो चीजें बन रही हैं वो एक्चुअल में लंग्स बनाती हैं, क्योंकि ट्रैकिया, नेजल पैसेज, लेरिंग्स, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी बाहर की साइड प्रेजेंट थी, ये तो लंग्स कंप्राइज कर ही नहीं रही थी। तो लंग्स किस किस से मिलकर बना, आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इनका मिलकर के बना है। ओके, सो ये लंग्स बनाते हैं। नाउ वोकल कॉर्ड इन एक्शन, जो आपकी बोलने वाले कोड्स हैं, वोकल कोड, जब आप बोलते हो तो आप देख रहे हो किस प्रकार से काम करते हैं। जब आप बोलते हो तो अंदर इस हिसाब से वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट होती है। जब आप वर्ड्स का सिलेक्शन करते हो, जब आप वर्ड्स को बोलते हो, तो यहां पर आपको इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलती है वोकल कॉर्ड्स की, एंड तभी आप जो है कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर पाते हो। ओके, और नीचे फिर आपको एलिमेंट्री कैनाल जो है देखने को मिल रहा है, या फिर आपको अलग अलग पैसेजेस देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी के, जो कि नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। सो वोकल कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत जोर से चिल्लाते हैं काफी बार तो आपके वोकल कॉर्ड बर्स्ट भी हो सकते हैं। यूजुअली नहीं होते बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन सच अ वे, लेकिन काफी बार काफी सारे ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के केसेस देखे गए थे। देर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स जहां पर देखा गया था कि जब आप अनकॉन्शियसली चिल्लाते हो बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से, तो वोकल कॉर्ड्स कुड फेल। ओके, सो ये आपके वोकल कॉर्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि सिर्फ आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, इसका एग्जामिनेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। तो यहां पर देखो यार, यहां पर अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आप ईसोफेगस को अकाउंट में लोगे। तो ये जो ईसोफेगस है ये आपका किसका पार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। जबकि अगर आप यहां पर बात करोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आप ट्रेकिया या विंड पाइप की बात करोगे, तो आप ट्रेकिया या विंड पाइप की बात करोगे। ओके, यहां पर आपके 3 लोब्स है, 1 जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 एंड देन 3, और यहां पर आपके सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट है, एक आपका सबसे बड़ा वाला, एक आपका दूसरा छोटा वाला, और यहां पर अच्छे से दिखाया हुआ है कि एक कार्डियक नॉच है। ओके, हार्ट आपका ज्यादातर लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, दैट्स वाई ऐसा होता है। ओके, तो राइट लंग है, 3 लोब्स आ गए, अपर लोब, मीडियन लोब और इंफीरियर लोब। अपर लोब को आप सुपीरियर लोब भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो लंग है लेफ्ट साइड वाला, इसमें अपर लोब है और इंफीरियर लोब है, बिकॉज देयर इज कार्डियक नॉच ओवर हियर, यहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट रहता है इसीलिए। तो लंग्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि लंग जो है आपके थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, एंड इट रेस्ट ऑन डायफ्राम, यानी डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, यानी डायफ्राम की जो पोजीशन है वो आपकी कुछ ऐसी होती है। ओके, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका डायफ्राम हो जाएगा, डोम शेप डायफ्राम, जिसने इसको नीचे से घेर रखा था। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऊपर से तो निकल नहीं सकता क्योंकि गर्दन बहुत पतली है,
साइड में रिब्स ने घेरा हुआ है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने घेरा हुआ है, आगे से स्टर्नम ने घेरा हुआ है, नीचे से डोम शेप डायफ्राम ने घेरा हुआ है। तो सीधी सी बात है, नीचे डायफ्राम है तो ये डायफ्राम के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब होते हैं बिकॉज ऑफ द कार्डियक नॉच, बात हम कर चुके हैं। जो लंग्स हैं ये 2 लेयर्स से कवर्ड होते हैं जिनको आप बोलते हो प्लूरा। ओके, प्लूरा नाम की 2 लंग कवरिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। इसमें से जो अंदर वाली है ये विसरल प्लूरा कहलाती है क्योंकि ये लंग्स के साथ एसोसिएटेड होगी, और जो आउटर है इसको आप पैराइटल प्लूरा कहते हो। पैराइटल क्योंकि ये पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन में होगी, यानी लंग्स के बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट रहेंगी उनके साथ कनेक्शन में होगी। और ये जो दोनों लेयर्स होती हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन रहता है? एक तो आपका शॉक एब्जॉर्प्शन, बिकॉज किसी भी फ्लूइड का यही फंक्शन रहता है। अगर आप अपने ब्रेन की बात करें तो वहां पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको देखने को मिलता है जिसे यू कॉल सीएसएफ। तो वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आपको जर्क से बचाता है, यानी कभी अगर आप ऊंचाई से गिर गए तो आपकी ब्रेन पे सीधा डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। डायरेक्ट इंपैक्ट से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये कोशिश करते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक कवरिंग हो। तो आपका क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए सीएसएफ भी प्रेजेंट रहता है। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स इन योर बॉडी। सिमिलरली यहाँ पर आपका लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। सो इट लुब्रिकेट्स द लंग सरफेस एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन्स, यानी फ्रिक्शन होगी तो लंग्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उस इल इफेक्ट से बचने के लिए लंग्स को जो है थोड़ा सा मुलायम रखा जाता है। ओके, फ्रिक्शनलेस रखा जाता है। ऑलराइट, और प्रोटेक्शन तो इसका काम है ही। तो प्लूरल फ्लूइड जो है यहां पर भरा रहेगा। तो समझ लीजिए इनर प्लूरा है तो इसके बीच में आउटर प्लूरा रहेगी एंड इसके बीच में फ्लूइड भरा रहेगा जिसे आप प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो डबल लेयर्ड प्लूरा यहां पर प्रेजेंट रहती है लंग को कवर करने के लिए, लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, अब देखो लंग्स जो हैं ये क्या है? लंग्स का मतलब ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई, क्योंकि इससे पहले का सारा पार्ट तो लंग्स के बाहर था। ट्रैकिया को तो आप लंग्स में कंसिडर करोगे नहीं, ये तो बाहर प्रेजेंट है। लेरिंग्स को आप कंसिडर करोगे नहीं, बाहर प्रेजेंट है। फेरिंग्स को कंसिडर करोगे नहीं, साइनसिस को कंसिडर करोगे नहीं। तो आपका यहां पर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, जो आगे चल के सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब बना रहा है, इट इज कंप्राइजिंग द लंग्स। तो लंग्स क्या है? ब्रोंकाई का नेटवर्क, और उसके बाद जो एक्चुअल ब्रांचिंग हुई दैट इज फॉर्मिंग योर लंग्स। एल्वियोलाई और उसका जो डक्ट है ये एक्सचेंज पार्ट बनाता है। मैंने आपको कहा था एल्वियोलाई और उसका जो डक्ट है ये आपका मेन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाता है। इससे पहले का जो भी पार्ट था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, वो क्या है? वो आपका कंडक्टिंग पार्ट है। ओके, एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि फंक्शन क्या है लंग्स का? गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज कहां हो रही है? आपके एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई जो है वो ज्यादातर स्पेस घेर के रखती है। यहां पर आप देखोगे जो ब्रोंक्यूल्स हैं यहां तक प्रेजेंट है, उसके बाद आपकी यहां पर बैलून शेप एल्वियोलाइज बन रही हैं काफी सारी। एक ही डक्ट से काफी सारी एल्वियोलाई निकलती हैं, इसीलिए एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? सम एल्वियोलाई आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी एक ब्रोंक्यूल है यहां पर, लेकिन एल्वियोलाई यहां पर कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6। समझो? सो मल्टीपल एल्वियोलाई आपकी यहां से निकल सकती है। तो एल्वियोलाई जो है यही फंक्शन करते हैं गैसियस एक्सचेंज का, और यही आपका पूरा का पूरा मेजर स्ट्रक्चर बनाती है। तो जैसे आप अगर बात करेंगे किडनी की, तो किडनी में आपका मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल कौन अदा करता है? नेफ्रॉन। मेन काम उनका है फिल्ट्रेशन में। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन में मेन काम कौन करता है? न्यूरॉन्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे करंट एग्जांपल यानी लंग्स, तो यहां पर मेन काम कौन करता है? मेन काम करता है आपका एल्वियोलस या एल्वियोलाई। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग बहुत गौर से देखना। यहां पर एक लंग बना हुआ है, उसके अंदर की सारी ट्यूब्स आपको दिखाई गई। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको अगर आप मैग्नीफाई करके देखें एक लंग के अंदर, तो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है जिसने सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बना लिया है, और एंड में आपके ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, यहां पर आपको ब्रोंक्यूल्स और आपको एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स बहुत गौर से दिखाए गए हैं। और एल्वियोलाई क्यों कर पाता है गैसियस एक्सचेंज? क्योंकि यहां पर वस्कुलर कनेक्शन है। तो यहां पर देखो आपको वस्कुलर कनेक्शन ब्लू और रेड से दिखाया गया है कि आपकी आर्टरी वेन्स यहां पर प्रेजेंट है जो कि CO2 को एल्वियोलाई तक छोड़ देती हैं, जिसके बाद CO2 बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक ले आती हैं, जिससे कि एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दे। तो वस्कुलर कनेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, लेट्स टेक एन अकाउंट। यहां पर अगर आप देखेंगे, सो लेजर पॉइंटर को थोड़ा गौर से देखना। यह आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। यहां पर आपके ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट।
अब ये जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, दे हैज मेड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट। ये आपका मेन रेस्पिरेटरी पार्ट है क्योंकि इसमें वस्कुलर सप्लाई है। तो CO2 तो बॉडी से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी से, मतलब बॉडी के अंदर आ जाएगी। ये आपका मेन कंडक्शन का पार्ट है जो कि आपको अब डिटेल में समझना है इन द कमिंग स्लाइड्स, इन द कमिंग कंटेंट। सो लंग्स जो हैं ये थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट रहते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर, सबको पता है। और ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि इसको डॉर्सली यानी पीछे से किसने घेरा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम ने, वेंट्रली इसको स्टर्नम ने घेरा हुआ है, साइड से यानी लेटरली रिब्स ने घेरा हुआ है, और नीचे से डोम शेप डायफ्राम ने घेरा हुआ है। चारों की चारों बातें हम कर चुके हैं, तो बार बार इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से यहां पर लिखा गया है बिकॉज इसकी महिमा जो है इस लाइन की, इन 3 लाइन्स की, यह हमें आगे पूरा मैकेनिज्म समझने में हेल्प करेंगी। अगर हम ये 3 लाइन नहीं समझते तो हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी ये जो थोरेसिक कैविटी है जहां पर नीचे डायफ्राम है, साइड में रिब्स हैं, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो आपकी टोटल थोरेसिक कैविटी है, जब इसका साइज बढ़ेगा, जब इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तभी आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ पाएगी। यानी पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, यानी तभी आपके लंग्स की वॉल्यूम बढ़ पाएगी। एंड दिस अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। आप डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप कोशिश ये करते हो कि आपके रिब्स थोड़े बाहर की साइड चले जाए, आपका डायफ्राम थोड़ी नीचे की साइड चला जाए, जिससे आपको बेहतर स्पेस मिले फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। एक बार मेरी बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, दिस इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाएगा और ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। समझ लीजिए ये आपका सेटअप है, इसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट है, ये आपका सेटअप है, और नीचे जो कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डायफ्राम। समझ लो ये जो डायफ्राम है इसको मैं प्लेन कर दूं ऐसे, अगर मैं इस डायफ्राम को प्लेन कर दूंगा, यानी अगर मैं इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा, तो आपकी ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ी ना मेरे दोस्त। पहले आपकी वॉल्यूम कितनी थी, लेजर पॉइंटर को गौर से देखना, पहले आपकी वॉल्यूम इतनी थी, यहां से यहां तक, पहले आपके लंग्स की वॉल्यूम इतनी थी, लेकिन अब जैसे ही डायफ्राम नीचे हुआ, लंग्स भी अपने आप को एक्सपेंड करेंगे और इतनी वॉल्यूम आपको एक्स्ट्रा देखने को मिली। यानी अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं एक रियल एनालिसिस, तो ये चेंज आपको देखने को मिला। पहले जो वॉल्यूम थी वो इतनी थी, अगर मैं यहां पर हाईलाइट कर दूं तो पहले वॉल्यूम आपकी इतनी थी लंग्स की, क्योंकि डायफ्राम आपका रिलैक्स्ड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। सो अब लंग्स की वॉल्यूम अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप क्या करो, डायफ्राम की पोजीशन को शिफ्ट कर दो। एंड देयर आर सम एडिशनल मसल्स आल्सो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, उनका भी आप जोर लगा सकते हो, जिससे कि सांस लेने के प्रोसेस को आप सप्लीमेंट कर सको। तो आप डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, डायफ्राम को शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसी ने इसे नीचे से घेरा हुआ है। आपको ऊपर करना पड़ता है, स्टर्नम को बाहर की साइड लाना पड़ता है कि हाँ भाई मेरी छाती फूल जाए, जिससे कि मेरे लंग्स में ज्यादा हवा भर सके। तो आपको ये सारे प्रोसेसेस करने हैं, तभी आपके लंग्स की जो वॉल्यूम है वो ऑल्टर हो पाएगी। एंड द डिफ्यूजन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि बिना डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती। आपने प्लांट में भी पढ़ा था कि अगर आपको एक गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इट विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको उसी हिसाब से यहां पर एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा, और बहुत प्यारा मैकेनिज्म है यार, बहुत मजा आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग। वेंटिलेशन यानी आप ब्रीथ करोगे, आप ऑक्सीजन को अंदर लोगे, आपने सांस खींच लिया, आपने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, आपने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अब क्या हुआ, अब ये जो ऑक्सीजन था ये आपका पूरा का पूरा पाथवे क्रॉस करके गया, आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर के अंदर गया, उसके बाद आपका फेरिंग्स में गया, उसके बाद आपका ट्रेकिया में, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। वो अल्टीमेटली कहां तक पहुंच गया, वो आपका एल्वियोलर मेम्ब्रेन तक पहुंच गया। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बाद इसका डिफ्यूजन हुआ, यानी एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स पड़ी हुई थी, ये समझ लो ये आपका एल्वियोलाई का डक्ट है और ये आपका एल्वियोलाई है, बैलून लाइक एल्वियोलाई।
अब यहां पर क्या हुआ, इस एल्वियोलाई के पास आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल क्या कर रही है, CO2 तो लेकर आ रही है, तो CO2 लेकर आ रही है, तो ये CO2 तो यहां पर डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 लेकर आ रही है ना ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में CO2 ज्यादा है, और एल्वियोलाई में अभी अभी ताजा ताजा तुमने सांस ली है, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो CO2 यहां पर ज्यादा और CO2 एल्वियोलाई में कम, तो एल्वियोलाई में तो CO2 चला जाएगा। और आपने नई नई ताजा ताजा सांस ली है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में भरपूर है, और यहां से CO2 आ रही थी आपकी, तो ऑक्सीजन आपका यहां पर कम है ब्लड के अंदर, तो यहां पर ऑक्सीजन चली जाएगी। तो इस हिसाब से आपका क्या हुआ, डिफ्यूजन आपको देखने को मिला। तो डिफ्यूजन हो गया रेस्पिरेटरी गैसेस का, यानी ऑक्सीजन और CO2 का थ्रू द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका गैसियस ट्रांसपोर्ट हुआ बाय ब्लड, यानी ये जो ब्लड है इसके थ्रू आपका ऑक्सीजन आगे चला गया, और ये कहां चला जाएगा, ये आपका ऑर्गन्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर दोबारा से आपकी डिफ्यूजन होगी। ओके, तो यहां पर जो ब्लड है वो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन दे देगा, और टिश्यूज अपना CO2 जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वापस कर देंगे, तो वहां पे भी एक और बार डिफ्यूजन होगी। एंड देन आपका जो टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है वो रेस्पायर होगा, और वो आपका ऑक्सीजन जब आपका रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा फूड को, तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका ATP बनाने में हेल्प करेगा। हमें यही काम करवाना था यहाँ। तो एक्चुअल में क्या हुआ, लेट्स टेक अ लुक ओवर हियर। मैं आपको थोड़ा सा जो है मैकेनिज्म ही बता देता हूं जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की डक्ट और एल्वियोलाई थोड़ा इरेगुलर भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेगुलर ही होता है। अगर मैंने सांस ली है ताजा ताजा, तो यहां पर ऑक्सीजन एकदम भरपूर है, मानते हो? बिल्कुल मानते हो, यहां पर ऑक्सीजन भरपूर है। लेकिन आपके बगल से जो है क्या गुजर रही है, एक ब्लड वेसल गुजर रही है, और इस ब्लड वेसल में क्या है, इस ब्लड वेसल में CO2 भरपूर है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ये आपका लेकर के आ रही है CO2 फ्रॉम टिश्यूज। तो ये CO2 जो है ये फ्रॉम टिश्यूज आ रहा है, टिश्यूज के अंदर जो आपका कचरा पट्टी जमा थी वो लेकर के आ रहा है आपका ब्लड। अब यहां पर CO2 ज्यादा और यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा। अल्टीमेटली अगर आप रिवर्स केस देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर CO2 कम है? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और यहां पर CO2 ज्यादा है, क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी? बिल्कुल कह सकता हूं। तो डिफ्यूजन हो जाएगी यार, यहां पे डिफ्यूजन हो जाएगी। तो कैसे डिफ्यूजन होगी, CO2 जो ज्यादा है वो यहां पर पहुंच जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और यहां से बाहर छोड़ दी जाएगी, और जो ऑक्सीजन आपके अंदर आई थी आपकी ब्रीदिंग के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, तो ये ब्लड वेसल में पहुंच जाएगी। अब ब्लड वेसल में क्या हुआ, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज्यादा क्योंकि इसने एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले ली है, एंड अल्टीमेटली यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, तो CO2 कैसा हो गया, CO2 हो गया कम, CO2 हो गया कम। और ये इस ब्लड को लेकर के पहुंचा है कहां पर, टिश्यूज के पास या ऑर्गन के पास। तो अब ये जो टिश्यू या ऑर्गन है इसके अंदर उल्टा केस है। ऑर्गन के अंदर भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे थे, अगर ऑर्गन के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे तो CO2 है यहां पर अल्टीमेटली ज्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में आपको CO2 मिली, और ऑक्सीजन है यहां पर कम। ऑक्सीजन की तो जरूरत है, तो इसे ऑक्सीजन लेना है। अगर इसे ऑक्सीजन लेना है तो ये ब्लड से ऑक्सीजन को डेराइव कर लेगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और CO2 कहां डाल देगी, CO2 आपकी डाल देगी इसी ब्लड वेसल में। फिर ये खेल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड वेसल दोबारा से आपके CO2 को लेकर के पहुंचेगी, एंड अल्टीमेटली इसी प्रकार से आपके ब्लड का फ्लो होता रहेगा। तो यहां पर डिफ्यूजन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपका यहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में भी आपका डिफ्यूजन हुआ, एंड अल्टीमेटली इफ यू विल सी द सेकंड केस, तो आपका ये जो ऑर्गन है और ब्लड वेसल इसके बीच में भी आपका डिफ्यूजन देखने को मिला। दोनों जगह पर आपका डिफ्यूजन होता है, जिसको हम अच्छे से मैकेनिज्म ओरिएंटेड वे में समझेंगे आगे चल के। अभी के लिए दिस इज द लेमैन लैंग्वेज कि कहां कहां किस प्रकार से डिफ्यूजन आपका हुआ। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया ऑर्गन तक, जहां पर वो ATP बना लेता है फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज करके। ओके, अब देखो यार यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनहेल करते टाइम आपकी जो छाती है वो आगे की साइड जा रही है, यानी आप जो है अपनी वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, आप थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। और जब आप एक्सेल करते हो, आपकी बॉडी से हवा जब बाहर जाती है तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है, अल्टीमेटली आपके लंग्स की वॉल्यूम भी कम हो जाती है, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। तो यहां पर आपको क्या बताया हुआ है, यहां पर आपको बताया हुआ है कि ब्रीदिंग के दो पार्ट्स हैं।
पहले इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एक्टिव होती है, यानी यहां पर एनर्जी लगेगी, सांस खींचने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आप सांस नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एक्सपीरेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन का मतलब आप एयर को अपने अंदर ले रहे हो इनटू द लंग्स, और एक्सपिरेशन का मतलब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो आप सांस को एक्सपेल कर रहे हो आउट ऑफ द लंग्स वाया माउथ और वाया नोज। तो जब आप इनहेल करते हो तो आपकी छाती फूलती है, एंड डायफ्राम की जो रेड कलर का डायफ्राम है, इसकी मूवमेंट भी आपको दिखाई हुई है कि डायफ्राम देखो, बहुत अच्छे तरीके से देखना, लेजर पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर डायफ्राम देखो एकदम लंबा हो गया सीधा, इस लाइन को देखना जहां पे मैं लेजर पॉइंटर दिखा रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, अब कर्व होता जा रहा है, फिर सीधा हो गया, अब कर्व होता जा रहा है, यानी कभी कभी तो ऐसा हो जा रहा है सी शेप का, और कभी बिल्कुल सीधा हो जा रहा है आई शेप का। तो यहां पर देखो सी शेप हुआ, फिर आई शेप हो गया, फिर सी शेप हुआ, फिर आई शेप हो गया। तो जब डायफ्राम ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो लंग्स तो आपके इतने छोटे से पिचक जाएंगे ना, और जब डायफ्राम नीचे आ रहा है तो लंग्स को अच्छी वॉल्यूम मिल गई। इसी हिसाब से आप लंग्स की वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो डायफ्राम की मोशन से और कॉस्टल मसल्स की मोशन से। ओके, सो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है, दैट ग्रेडियंट इज नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि मैंने आपको बताया कि हाई CO2 कंसंट्रेशन से लो CO2 कंसंट्रेशन, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में आप चीजों को मूव कराते हो। तो जो ग्रेडियंट है, ये जो गैसेस का डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ग्रेडियंट नहीं होगा तो गैसेस कभी भी इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में मूव नहीं करती। अगर एक चैम्बर है, एक साइड में 50 गैस के मॉलिक्यूल है, 50 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, दूसरे साइड भी 50 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो वो इक्विलिब्रियम को ही मेंटेन रखेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल गलती से दूसरे चैम्बर में आ गया तो एक मॉलिक्यूल को वापस भी जाना पड़ेगा, वो इक्विलिब्रियम को ब्रेक नहीं करती। लेकिन अगर एक जगह पर 100 मॉलिक्यूल है, दूसरी जगह पर 20 मॉलिक्यूल है, तो आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। 100 + 20 कितने हुए? 120। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों पोजीशन पे 60-60 होंगे। तो जिस जगह पर 100 है वहां से 40 भग जाएंगे दूसरे वाले चैम्बर में, यानी दूसरी एज पे। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो यहां पर देखो क्या हुआ, पहले इस चीज को समझ लो, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो कि क्या हो रहा है। यहां पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, यानी जो हम बताए थे डायफ्राम आई शेप का हो गया ना, एकदम सीधा वैसा हो गया। तो डायफ्राम अगर ऐसे है तो लंग्स को कम जगह मिल रही है रहने के लिए, लेकिन डायफ्राम अगर सीधा हो गया तो लंग्स अब बड़े हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो अगर डायफ्राम आपका यहां पर फ्लैट हो गया है तो वर्टिकल वॉल्यूम जो है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगी, यानी लंग्स को लंबा होने का मौका मिलेगा, लेंथ बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्योंकि डायफ्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर डायफ्राम भाई नीचे की साइड जा रहा है, अगर डायफ्राम नीचे की साइड जा रहा है तो लंग्स को भी तो नीचे की साइड आने का मौका मिलेगा ना, तो ओवरऑल लंग्स की हाइट बढ़ जाएगी ना मेरे भाई, लंग्स की हाइट बढ़ जाएगी, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ग्रोथ हो जाएगी लंग्स की। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपकी यहां पर क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ जाएगी, आपके लंग्स की हाइट बढ़ेगी। लेकिन आपको मोटाई भी बढ़ानी है, अगर लंग्स लंबे हो रहे हैं और मोटे भी होंगे तो ज्यादा एयर कैप्चर कर पाएंगे। तो क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या कहती हैं ये कि रिब्स और स्टर्नम अब तुम ऊपर हो जाओ। अगर रिब्स और स्टर्नम ऊपर हुए तो छाती में हवा भरने की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम जो है ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ी। डॉर्सो मतलब पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड। तो अब मोटापा जो है ये बढ़ा है लंग्स का। तो पहले लंग्स लंबे हो गए, अब लंग्स मोटे भी हो गए, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ी। तो इससे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम अगर बढ़ी है थोरैक्स के अंदर तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया है लंग्स के अंदर तो क्या करेंगे? लंग्स जो है आपके वॉल्यूम बढ़ चुकी है, प्रेशर कम हो चुका है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस प्रेशर के कम होने से एयर को आप बाहर से अंदर की साइड लेने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो जाएगा। बाहर की साइड अगर आप देखोगे आउटसाइड में तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, और अगर लंग्स में देखोगे आप तो प्रेशर कम है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। तो अल्टीमेटली गैस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इसे कहते हो आप इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या हुआ मेरे भाई? जब आपका ये जो डायफ्राम था ये वापस से ऐसा कर्व्ड हो गया, तो डायफ्राम ऊपर की साइड जा रहा है तो लंग्स भी ऊपर की साइड जाएंगे, तो लंग्स की जो लेंथ बढ़ी थी वो कम हो गई। और सिमिलरली यहां पर अगर आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी अपनी पोजीशन पर आ गई, यानी इंटरनल कोस्टल मसल भी पोजीशन पर आ गई, डायफ्राम भी पोजीशन पर आ गया रिलैक्स होकर के,
तो थोरैक्स रीजन जो है इसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वॉल्यूम अब दोबारा से कम हो जाएगी क्योंकि मोटापा भी घट गया है लंग्स का और लंबाई भी घट गई है, तो अल्टीमेटली शेप इसकी छोटी सी हो गई। तो वॉल्यूम कम तो क्या हो जाएगा यहां पर, थोरेसिक वॉल्यूम कम हुई तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हुई, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर यहां पर बढ़ गया। अब प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा है, वॉल्यूम कम तो पार्टिकल्स ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा, एयर के अंदर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कम। और पार्टिकल कहां मूव करते हैं, मूवमेंट कहां होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मूवमेंट कहां होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि लंग्स से बाहर की साइड। तो आपकी एक्सपीरेशन हो जाएगी, जो हवा है ये बाहर की साइड निकल जाएगी। ये आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक छोटा सा उदाहरण है। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग इन डिटेल। अभी तक हमने जो पढ़ा वो भूल जाओ, याद है तो वेल एंड गुड, समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक नॉर्मल सी बात जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना या सिकुड़ जाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हम सबने पढ़ा है सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना, या हम कहते हैं छोटा हो जाना। बीइंग स्मॉलर इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्टेड। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर डायफ्राम छोटा हुआ है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम या थोरेसिक वॉल्यूम कैसे बढ़ सकती है। अगर कोई चीज छोटी हो रही है और उससे वॉल्यूम बढ़ जाए, दैट इज क्रिटिकली इम्पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है, और उसके पीछे एकदम लॉजिकल चीज मैं आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्शन से चीजें छोटी हो रही हैं, ये बात मैं भी मान रहा हूं, लेकिन इस बात को गौर से सुना। अभी मैं जो आपसे कहूंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, आराम से सोचो इस बारे में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का सबसे जो छोटा रास्ता है वो है एक स्ट्रेट लाइन, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो, ये आपका थोरेसिक चैम्बर है, ओके, ये आपका लंग है जो इस हिसाब से प्रेजेंट है, और डायफ्राम जो है, डायफ्राम अब आपका ऐसे प्रेजेंट है। डायफ्राम ने सीधी लाइन नहीं बनाई है, डायफ्राम आपका यहां पर कर्व्ड है। अगर डायफ्राम यहां पर कर्व्ड है, इसका मतलब ये थोड़ा लंबा रूट ले रहा है, इसका मतलब ये रिलैक्स्ड है, ये सबसे छोटी पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट है, सो इट इज रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स स्टेट में आपकी जो वॉल्यूम बनी लंग्स की, कितनी बनी, सिर्फ इतनी बनी। यानी जब डायफ्राम रिलैक्स था तो ये ब्लू कलर की जो वॉल्यूम है ये है आपकी लंग्स की एक्चुअल वॉल्यूम। लेकिन जब डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, और छोटा होना मतलब एकदम सीधा हो जाना, प्रूव्ड चीज है। तो डायफ्राम अगर अब आपका छोटा होगा, डायफ्राम अगर आपका छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको क्या देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला ना वॉल्यूम में, लंग्स की वॉल्यूम तो बढ़ गई। अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो पहले यहां पर 50 पार्टिकल प्रेजेंट थे तो वो आपके पास पास प्रेजेंट थे, वॉल्यूम ही कम थी, लेकिन अब ये पार्टिकल दूर दूर प्रेजेंट हैं। तो यहां पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। वॉल्यूम जब बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ते ही आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग भी इसके साथ साथ एयर टाइट है ना भाई, तो इसके बाउंड्री की वॉल्यूम जब चेंज होगी तो लंग्स की वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो यहां पर पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, तो प्रेशर हो गया कम। अब प्रेशर हो गया कम और हवा में प्रेशर हो गया अब कंपैरेटिवली ज्यादा। तो एयर प्रेशर है ज्यादा और लंग्स का प्रेशर है कम, क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगी। कहां से कहां पर हो जाएगी, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आपकी गैस अंदर आ जाएगी, इसे आप कहते हैं इनहेलेशन। बात समझ में आई। सिमिलरली अब समझो कि डायफ्राम अपनी ओरिजिनल शेप में चला गया, यानी रिलैक्स हो गया, इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रिट्रैक्ट कर लिया, तो ये अंदर की साइड ऐसे घुस पड़ा। तो यहां पर क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम हुई कम, भाई थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई तो इसके पीछे पीछे लंग्स भी घुस गए छोटे से स्पेस में, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। अगर वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर यहां पर बढ़ गया, प्रेशर अंदर बढ़ गया है तो एयर का प्रेशर कंपैरेटिवली कम, मूवमेंट कहां पर हो जाएगी, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी एयर आपकी बाहर निकल जाएगी और आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, इसे आप क्या कहते हो, एक्सहेलेशन। बात समझ में आई। यानी ऐसे ही जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ही जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपकी छाती फूलेगी, छाती फूलने से वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा और इनहेलेशन में और हेल्प होगी। सिमिलरली जब आपका रिलैक्स होगा डायफ्राम और
इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होंगी तो आपके थोरेसिक वॉल्यूम कम होगी, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझे कैसे सर इस बात को? समझ लो, एक चैम्बर है, इसमें मॉलिक्यूल्स 5 प्रेजेंट है, तो वो आपके ऐसे प्रेजेंट है पास पास, तो प्रेशर ज्यादा, एक दूसरे से ज्यादा टकरा रहे हैं। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कम कर दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया अगर, तो 5 मॉलिक्यूल्स दूर दूर प्रेजेंट है, तो अब इनमें टकराव नहीं हो रहा, प्रेशर कम है, तो वॉल्यूम बढ़ाते हो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म था। ये जो लाइन थी एनसीईआरटी की, इसको क्रैक करने के लिए हमने इतना बड़ा झमेला पाला है। अदरवाइज नॉर्मली भी समझा सकते थे कि हाँ भाई डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ गई, ऐसे ऐसे प्रेशर कम हो गया, बस खत्म, जय हिंद। लेकिन यहां पर हमें एक्चुअल में जानना है ना कि अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ी क्यों, राइट? नोबडी एक्सप्लेन्स इट इन अ करेक्ट वे। तो यहां पर क्या हुआ, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सबसे छोटा पाथ ले लेगा 2 पॉइंट्स के बीच का, यानी एक स्ट्रेट लाइन में एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, जो कि हम डायग्राम में देख ही पा रहे हैं। इतनी वॉल्यूम बढ़ी ना आपकी, पहले इतनी थी वॉल्यूम, अब ये आपको बोनस में मिल गई ना एक्स्ट्रा, इतनी वॉल्यूम आपकी बढ़ी है, इतनी वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ी है, तो इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर कम हो गया होगा। अगर प्रेशर कम हुआ तो एयर से प्रेशर उठा लेगा, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी गैस अंदर ले लेगा, इनहेलेशन हो जाएगी। तो कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है बढ़िया तरीके से, राइट? चलो लास्ट लाइन यहां पर छूट गई थी। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी जब आप सांस छोड़ते हो या फिर फोर्सफुल सांस लेते भी हो, तो एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यानी अल्टीमेटली जब आपको और ज्यादा जोर से इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करनी है तो आप एब्डोमिनल मसल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर प्रोलॉन्ग्ड एंड फॉर फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। रेस्पिरेटरी साइकिल का मतलब होता है एक रेस्पिरेशन मतलब आपने एक बार सांस ली और उस सांस को आपने बाहर छोड़ा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी साइकिल। क्योंकि सांस लेने को सिर्फ इंस्पिरेशन बोल रहे हो आप, सांस छोड़ने को सिर्फ एक्सपिरेशन, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के आप एक रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हो। नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है ये 12 से 16 बार है, यानी आप एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हो। और ये आप नापते कैसे हो? स्पायरोमीटर से। स्पायरो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू द रेस्पायरो। ओके, यहां से देखो रेस्पायरो, तो यहां पे स्पायरो वर्ड आया ना, तो स्पायरो वर्ड इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, इसे आप रेस्पायरोमीटर भी कहते हो, जो कि रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करता है। जैसे भैया ये मुंह में पाइप लेके अपने ब्रीदिंग रेट को अच्छे तरीके से नोट कर रहे हैं बाय प्रोटोकॉल कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री, तो इसे आप स्पायरोमेट्रिक एनालिसिस कहते हो। स्पायरोमीटर के अंदर आप नोट कर सकते हो कि आपकी सांस का जो टाइम है वो कितना है, एंड आप एक मिनट में लगभग कितनी बार सांसें ले रहे हैं। ओके, तो यहां पर नाक के ऊपर चिमटी लगा दी है जिससे सिर्फ मुंह की सांस को जो है अच्छे तरीके से नोट किया जा सके। दिस वॉज इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे क्रिटिकल टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे पर्सनली बड़ा मजेदार लगता है, मुझे बाकी स्टूडेंट्स का नहीं पता। एज अ स्टूडेंट मुझे भी बड़ा खराब लगता था, लेकिन इट हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन योर मेडिकल लाइफ। तो मेडिसिन को पसंद करते हो, दिस टॉपिक मस्ट बी योर फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यहां पर आपको जानना है कि आप कितनी हवा ले सकते हो, कितनी हवा छोड़ सकते हो, उन सबके पैरामीटर्स क्या क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी, आप सबसे कॉमन जो चीज सुनते हो जिंदगी में वो टीवी ही है। तो टीवी का मतलब नॉर्मल जो अभी मैं सांस ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, नॉर्मल वे में मैंने जो सांस ली या छोड़ी उसे आप टीवी बोलते हो, और वो टीवी जो है उसकी वॉल्यूम होती है 500 ml। यानी मैं एक बार में जो है जो टीवी ले रहा हूं या जो टीवी छोड़ रहा हूं अभी आपसे बात करते हुए भी, वो 500 ml है, यानी आधा लीटर सांस मैं ले लेता हूं एक बार में। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ओके, इसे आप टीवी बोलते हो। यानी टीवी सबसे कॉमन है, और आपकी 500 ml यानी आधा लीटर सांस आप एक बार में लेते हैं नॉर्मली, अगर आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हैं तो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है खींच के सांस लेना। तो यहां पर मैंने एक एक वर्ड को हाईलाइट किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एडिशनल वॉल्यूम। अब इसका क्या है नाम? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेते टाइम जो आप एडिशनल खींच सकते हो, एंड आप बहुत लंबी सांस ले सकते हो। आप कभी बहुत गहरी सांस लेके देखना, छोड़ते टाइम आप उतनी हवा को नहीं छोड़ सकते, लेकिन लेते टाइम यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड योर लंग्स। तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, 2.5 से 3 लीटर के आसपास होती है।
यानी एक बार आपने नॉर्मल सांस खींच ली टीवी, उसके बाद ये एडिशनल है। इस वर्ड को बहुत गौर से देखना। एडिशनल का मतलब है इसके अंदर टीवी नॉट इंक्लूडेड। पहले आप टीवी खींच चुके हो 500 ml, उसके बाद एडिशनल जो मैं ले रहा हूं टीवी के बाद जोर लगा करके, तो ये जो है फोर्सफुल बोला गया है, यानी जोर लगा रहा हूं मैं। नॉर्मल वाली में तो जोर लगता ही नहीं है। एडिशनल है 2.5 से 3 लीटर। इट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब सेम चीज है, कितना मैं जोर लगा करके छोड़ सकता हूं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर्ड बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब आप जितना खींच सकते हो उतना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ रेजिडुअल बच ही जाता है। तो यहां पर क्या है मेरे दोस्त, 1000 से 1100 ml ही आप छोड़ सकते हो। यानी नॉर्मल जो मैं छोड़ता हूं 500 ml टीवी, वो मैंने छोड़ी। अदर देन टीवी, सिमिलरली यहां पर भी टीवी नॉट इंक्लूडेड। ओके, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं टीवी नॉट इंक्लूडेड। यहां पर टीवी तो मैंने छोड़ी ही, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा जो छोड़ी दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब अब ये समझना, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, इस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, यानी रिमेन्ड है आपके लंग्स में आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। यानी फोर्सिबल एक्सपिरेशन मैंने की, यानी आफ्टर द ईआरवी, मैंने ईआरवी को छोड़ दिया। पहले मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी यानी टीवी, ये तो मैं छोड़ ही रहा था। टीवी के बाद मैंने और जोर लगाकर ईआरवी भी छोड़ दी, लेकिन तब भी मेरे लंग्स में कुछ हवा बचती है, उसे मैं क्या कहता हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज 1100 टू 1200 ml। पहले तो इन चारों को पढ़ो, क्योंकि इन चारों के बेसिस पर ही हम अगली 5-6 वॉल्यूम्स को देखने वाले। तो इन चारों में क्या हुआ, टीवी जो कि नॉर्मल है 500 ml लेना, 500 ml छोड़ना, 500 ml लेना, 500 ml छोड़ना, नॉर्मल। अब मैं 500 ml सांस ले रहा हूं टीवी, उसके ऊपर से एडिशनली खींच रहा हूं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2.5 से 3 लीटर। फिर मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी, अब मैं जोर लगा के और सांस छोड़ रहा हूं ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि देखो मैंने सांस ले सकता हूं बहुत ज्यादा, छोड़ी मैंने कम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब मेरे लंग्स में हवा बची हुई है, उसे मैं क्या कहता हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहता हूं। जो कितना भी जोर लगा लूं ये बचेगी ही बचेगी। अब देखो इन चारों के बेसिस पर आप और भी चीजों को नोट करते हो, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब अब इसमें उल्टा करना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायर करने की कैपेसिटी, लेकिन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब बात सुनो, मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी है, यानी मैंने नॉर्मल सांस छोड़ दी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन से छोड़ी हुई जो सांस थी उसे वापस लूंगा, यानी मेरी नॉर्मल सांस वापस लूंगा मैं टीवी, और उसके बाद जोर लगा के खींचूंगा, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम पढ़ चुके हैं। तो टीवी कितनी थी, टीवी थी आपकी 500 ml, जबकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो थी ये थी आपकी 2.5 से 3 लीटर। तो यहां पर अगर मैं 2.5 लीटर लिख देता हूं या 2500 ml लिख देता हूं तो आंसर आ जाएगा 3000 ml। एंड अगर मैं यहां पर 3 लीटर लिख देता हूं, 3000 ml लिख देता हूं तो आंसर आ जाएगा 3500 ml। दोनों ही बातें करेक्ट है। यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूं नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद। इसका उल्टा कर दो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैं कितना एक्सपायर कर सकता हूं नॉर्मल सांस लेने के बाद। तो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन मैंने की, तो पहले तो मैं जो नॉर्मली इंस्पायर कर चुका हूं उसको छोड़ूंगा, यानी टीवी को छोड़ूंगा 500 ml, प्लस मैंने जो जोर लगा करके ली थी मैं उसको, मतलब जोर लगा करके मैं बची हुई छोड़ दूंगा, दैट इज ईआरवी जो कि 1000 से 1100 ml थी। 1000 से 1100 ml प्लस 500 500 तो 1500 से 1600 ml आपको देखने को मिलती। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। मतलब द वॉल्यूम इन एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल आपने एक्सपायर कर दिया तो आपकी बॉडी में क्या बचा, मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया यानी मैंने एक नॉर्मल सांस लिया, तो मेरी बॉडी में क्या क्या बचा, एक तो जो मैं फोर्सफुली छोड़ सकता हूं क्योंकि मैं नॉर्मली सांस छोड़ी है, अब मैं जोर लगा के और छोड़ सकता हूं जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और पूरा जोर लगाने के बाद भी मेरी बॉडी के अंदर रेसिडुअल बचती है, उस रेसिडुअल वॉल्यूम को मैंने यहां पर लिया, इसे मैं कहता हूं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो यहां पर मैंने 2100 से 2300 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे भाई ईआरवी जो था ये था 1000 से 1100 ml, और दूसरी वाली जो थी रेजिडुअल वॉल्यूम ये थी आपकी 1100 से 1200 ml। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 1000 प्लस 1100 कितनी हो गई 2100, और यहां पर 1100 प्लस 1200 कितनी हो गई आपकी 2300। बात एकदम सिद्ध हो गई, राइट। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद ले सकते हो।
फोर्स्ड एक्सपिरेशन यानी मैंने फोर्सफुल सांस छोड़ी। अगर मैंने फोर्सफुल सांस छोड़ दिया, पहले तो मैं उसको रिकवर करूंगा, यानी सबसे पहले मैं जो फोर्सफुली छोड़ दी मैं उसे अंदर लूंगा, फिर मैं जो नॉर्मली सांस ले सकता हूं मैं वो लूंगा, यानी मैं टीवी लूंगा, उसके बाद मैं जोर लगा के और सांस लूंगा, यानी मैं आईआरवी लूंगा। तो यहां पर ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, चीजों को सीक्वेंस में याद करोगे तो क्यों नहीं याद होगी, बस डेफिनेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। टोटल लंग कैपेसिटी यानी लंग की टोटल कैपेसिटी, मैक्सिमम जो इंस्पायर आप कर सकते हो, राइट, यानी मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या बचा। तो सबसे पहले तो देखो यार, सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि अंदर रहती है, उसके अलावा जो ईआरवी थी जो जोर लगा के मैं छोड़ सकता था वो मैंने बॉडी के अंदर रिकवर कर ली, फिर नॉर्मल जो टीवी में लेता हूं और फिर जोर लगा के जो सांस लेता हूं आईआरवी, ये आपका हो जाएगा। इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी भी कह सकता हूं, क्योंकि ये जो टर्म है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। तो यहां पर मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी लिख करके। तो क्या हुआ, नॉर्मल सिनेरियो देखो, मैं जो सांस नॉर्मली ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं दैट इज टीवी, टाइडल वॉल्यूम 500 ml 500 ml। मैं जोर लगा करके अपनी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो सांस ले रहा हूं जोर लगा करके दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, जो कि 2.5 से 3 लीटर हो सकती है। अब मैं नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो दम लगा के छोड़ रहा हूं दैट इज ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 से 1100 ml हो सकती है। और क्योंकि सांस मैंने ली बहुत ज्यादा है और मैं छोड़ रहा हूं कम ईआरवी, तो मेरी बॉडी में अब भी कुछ वॉल्यूम बचती है जिसे मैं आरवी बोलता हूं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलता हूं, जो कि 1100 से 1200 ml हो सकती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैं क्या क्या ले सकता हूं। नॉर्मल एक्सपिरेशन तो पहले तो मैं जो मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया उसको रिकवर करूंगा यानी टीवी को, और फिर मैं जोर लगा के सांस लूंगा आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपायर कर सकता हूं। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी 500 ml मैंने सांस ले ली है, पहले तो मैं उसे छोड़ूंगा यानी टीवी को छोड़ूंगा, फिर मैं जोर लगा करके ईआरवी को भी छोड़ दूंगा, इतना मैं एक्सपायर कर सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी हो गई। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को तो काउंट यहां पे करूंगा ही, लेकिन एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी हवा बचती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद ईआरवी भी तो बची ना, जोर तो लगाया ही नहीं, और रेसिडुअल तो है ही है, तो दोनों की दोनों फंक्शनल रेसिडुअल में आती हैं। यहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ ईआरवी भी बचती है। वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि मैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद ले सकता हूं। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद सबसे पहले तो मैंने जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन से निकाल लिया ईआरवी उसको रिकवर किया, फिर एक नॉर्मल सांस ली टीवी, और फिर जोर लगा करके अंदर और सांस ली दैट इज आईआरवी, इसे मैं वाइटल कैपेसिटी बोल देता हूं। और इस वाइटल कैपेसिटी में मैंने ऐड कर दिया है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम को, जो पहले से आपकी हमेशा प्रेजेंट रहेगी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ये आपकी सारी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पढ़नी रहती है। तो इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स है जो कि प्रेजेंट रहते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स। यहां पर ये आपका ट्रेकियल पार्ट है, देन ये आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, देन आपका सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड देन आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये आपको देखने को मिलती हैं रिंग्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर ये रिंग्स नहीं प्रेजेंट रहती, ओके। इसे आप कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, यानी आपके एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के डक्ट को छोड़ के सब कुछ आपका कंडक्टिंग पार्ट है। और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट आपने किसे कहा, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट आपने किसे कहा, एल्वियोलाई को और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई को। तो यहाँ पर एल्वियोलाई है और डक्ट है, काफी बार बात कर चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग तरीके से इसे 100 बार हमने देख लिया। अब देखो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक है, यानी एल्वियोलाई के पहले का और उसकी डक्ट से पहले का जो भी पार्ट है जो कि गैसियस एक्सचेंज में इंक्लूडेड नहीं है, इसे आप डेड स्पेस बोलते हो, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज एक्टिवली। इसके अंदर भी कुछ एयर आपकी जमा रह जाती है जो कि अराउंड 150 ml के आसपास रहती है, तो इसे कहते हैं आप डेड एयर वॉल्यूम। डेड एयर वॉल्यूम आपकी 150 ml के आसपास रहेगी जो कि यहां पर आपको देखने को मिलती है। डन। सो दिस वाज अबाउट द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। अब हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हम लोग थोड़ा एक एडिशनल लेक्चर के अंदर देखेंगे, आराम से पढ़ा जाए इस चैप्टर को तो बेहतर है क्योंकि याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आज ऐसी कोई बात होगी जो आपको याद नहीं हुई होगी,
पूरा मैकेनिज्म ओरिएंटेड चैप्टर था और पिछले चैप्टर से लिंक करके पढ़ाया हुआ, एक दो बार आपको देखना पड़ सकता है एग्जामिनेशन से पहले, एंड यू शुड व्यू ईच एंड एवरीथिंग इन सच अ वे कि आपको अगर आता भी है और आप रिवीजन में 10 मिनट लगा दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी एनोटेटेड स्लाइड्स आपको मिल ही जाती हैं। इसके अलावा आप डीपीपी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए एंड जस्ट ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। तो अभी जितना पढ़ा है उसको बहुत बेहतर तरीके से रिव्यू कीजिए, रिविजिट कीजिए, रिवाइज कीजिए, सो दैट और पक्की हो जाए ये सारी चीज, क्योंकि आपको काम आने ही वाली है। फर्दर आप डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, फिजियोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, सो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज न्यूरल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत इन द नेक्स्ट क्लास, और वहां पर हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी वी विल क्लैरिफाई दैट, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। शुक्रिया।